रामपाल अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की ओर चला जा रहा था। रामपाल की पत्नी बुरा सा मुंह बनाकर रामपाल से बोली, कितनी बार कहा है कि एक मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी का दबा हुआ खजाना जो रखा है मेरे पास। मैं जब भी आपसे कुछ खरीदने की बात करती हूँ, आप बीच में मेरे पिताजी को क्यों ले आते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। शादी से पहले मुझे लगा था कि वो मुझे दहेज में कार देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक खटारा साइकिल पकड़ाकर टाटा बाय बाय बोल दिया। उन्हें पता था कि उनके दामाद की पेट्रोल डलवाने की भी औकात नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको साइकिल ही दी थी। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरा भी दिमाग खराब मत कीजिए। मत भूलिए, अभी भी आप मेरे पिताजी से 10,000 रुपए उधार ही लेकर आ रहे हैं। रामपाल की पत्नी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से किसी बूढ़ी औरत का भारी स्वर उन दोनों के कानों में टकराया। वहीं रुक जाओ। रामपाल और उसकी पत्नी के कदम वहीं जम गए। ये किसकी आवाज है जी? पता नहीं, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी एक बूढ़ी औरत मुंह को कंबल से ढके हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। रामपाल की नजर जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी, रामपाल उसके लंबे पैर देखकर कांपने लगा। मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, नहीं तो। नहीं नहीं, हमारे पास जितने भी पैसे हैं हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। रामपाल की पत्नी रामपाल से बोली, अजी देख क्या रहे हैं, जल्दी से पैसे दे दीजिए ना। रामपाल ने तुरंत 10,000 रुपए उस बूढ़ी औरत को दे दिए और दोनों पति पत्नी वहाँ से डरते डरते भाग गए। अगले दिन रामपाल और उसकी पत्नी गांव के मुखिया के पास चले गए। अरे मैं तो लुट गया मुखिया जी, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ रामपाल, क्यों हलक फाड़ फाड़ कर कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो? मुखिया जी, मैं बताने वाला हूँ, आप सुनेंगे तो आप भी हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे। क्या मतलब? मुखिया जी, कल मैं अपने गांव से आ रही थी, रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत मिल गई। मुझे तो वो कोई भूतनी लग रही थी। उसके पैर सामान्य से बहुत ज्यादा लंबे थे। मैंने तो सुना था कि चुड़ैलों और डायनों के पैर उल्टे होते हैं। आज पहली बार पता चला कि उनके पैर लंबे भी होते हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूँगा। क्या खाक उपाय करेंगे? अरे उस भूतनी ने मेरे 10,000 रुपए भी मुझसे छीन लिए। क्या 10,000 रुपए? अगर वो कोई भूतनी है तो वो तुम्हारे 10,000 रुपए का क्या अचार डालेगी? मुझे क्या पता, आप गांव के मुखिया हैं, जल्द से जल्द इसका समाधान करिए। अगले दिन मुखिया गांव में रहने वाले एक साधु के पास पहुंच गया। क्या बात है मुखिया, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है? बात ही कुछ ऐसी है साधु महाराज, हमारे गांव में एक लंबे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जो आने जाने वालों से पैसे छीन लेती है। क्या ये तो बहुत ही गंभीर बात है मुखिया, क्या कहना चाहते हैं आप? इसके लिए मुझे उस जगह पर पूजा करनी होगी जिस जगह पर लोगों के पैसे छीने थे, और पूजा की सामग्री मैं ही लाऊंगा। अगर तुम लाओगे तो वो लंबे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव को कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ जानता हूँ। अब ये भी बता दीजिए कि पूजा की सामग्री में कितना खर्च आएगा? पूरे 20,000 रुपए का खर्च आएगा। कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप सामान ले आना और कल ही पूजा प्रारंभ कर देना। चंदा मांगते मांगते मुखिया जमींदार के घर पहुंचा। ये लो मुखिया, मेरी तरफ से पूरे 1,000। जल्दी से बूढ़ी डायन को यहाँ से भगाओ, मुझे शहर बहुत जरूरी काम से जाना है और मैं नहीं चाहता कि वो बूढ़ी चुड़ैल मेरे सामने आ जाए। मुखिया चंदा मांगते मांगते शिक्षा नाम की एक बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचा, जो कि अपने बूढ़े पति के साथ रहा करती थी। मुखिया उनका दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर पर कोई है? कितनी देर से कुंडी खटखटा रहा हूँ।
लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कुछ देर बाद शिक्षा का पति दीनू बाहर निकला। क्या बात है मुखिया जी, सब कुछ ठीक तो है? गांव में एक लंबे पैरों वाली बूढ़ी चुड़ैल का साया पड़ चुका है, जिसके लिए पूजा करवानी है और पूजा के लिए अधिक रकम खर्च हो रही है, इसलिए कुछ चंदा दे दो। दीनू ने 50 का नोट पकड़ाते हुए मुखिया से कहा। मेरे पास तो बस इतने ही हैं। तुम्हारी पत्नी शिक्षा नजर नहीं आ रही, वो कुछ दिनों से बीमार है ना, बेचारी चारपाई पर लेटी रहती है। तभी मुखिया के कानों में शिक्षा के खांसने की आवाज टकराई। मुखिया वहाँ से चला गया। दीनू धीरे धीरे कदमों से अपनी पत्नी शिक्षा के पास आकर बोला, जो कि अपने पैरों को कंबल से ढके हुए बैठी थी। शिक्षा, क्या तुम जो कर रही हो सही कर रही हो? हाँ, सही कर रही हूँ, चिंता मत करो। अगले दिन साधु मुखिया रामपाल और उसकी पत्नी के साथ उसी पेड़ के पास पहुँच गया, जिस पेड़ के पास वो लंबे पैरों वाली बूढ़ी औरत मिली थी। साधु महाराज, हम दोनों पति पत्नी बातें करते हुए यहाँ से निकल रहे थे। इसी पेड़ के पीछे से वो अचानक निकलकर हमारे सामने आ गई थी। उसके पैर बहुत अधिक लंबे थे। बस रामपाल, बस अपना मुंह अब बंद कर लो, क्योंकि मैं अब पूजा प्रारंभ करने वाला हूँ। इतना बोलकर साधु पूजा पाठ करने लग गया और मंत्र पढ़ने लगा। ईम बीप चंपा, चंपा पानी दे गंगा, सब बच्चों की नानी, खत्म कर दे उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी डायन या चुड़ैल की कहानी। रामपाल की पत्नी रामपाल से बोली, अजी, ये मंत्र पढ़ रहे हैं या बच्चों का गीत गा रहे हैं? मुंह बंद करो भाग्यवान, ये बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। इनके मंत्र अजीब प्रकार के होते जरूर हैं, लेकिन काम करते हैं। देखना, इनके मंत्रों से वो लंबे पैरों वाली चुड़ैल जहाँ भी होगी जलकर भस्म हो जाएगी। कुछ देर बाद साधु मुखिया रामपाल और उसकी पत्नी की ओर देखकर बोला, अब ये इलाका उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी डायन से मुक्त हो चुका है। इतना बोलकर साधु चला गया और सब खुश हो गए। अगले दिन जमींदार अपनी कार से रात के समय शहर जा रहा था। तभी अचानक उसके कार के चारों टायर पंक्चर हो गए। जमींदार डरते हुए बाहर निकल कर आया और उसने देखा कि चारों टायरों में कीलें धसी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे कि ये कीलें पहले से ही किसी ने फेंकी हो। जमींदार ने इतना कहा ही था, तभी उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर जमींदार के सामने आ गई। जमींदार की नजर जैसे ही उसके पैरों पर गई, वो कांपने लगा। कौन हो तुम? ये जानना तेरा काम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बैग में सोना लेकर शहर जा रहा है। वो सोना मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे अपने लंबे पैरों से कुचल कर मार डालूंगी। जमींदार ने डरते हुए तुरंत वो बैग उस बूढ़ी औरत को थमा दिया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो तेरी चिता यहीं जला दूंगी। जमींदार वहाँ से भाग गया। अगले दिन जमींदार ने अपनी हवेली पर मुखिया और उस साधु को बुलाया। मुखिया, कल रात उस लंबे पैरों वाली बूढ़ी औरत ने मुझसे मेरा सोने का बैग छीन लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? साधु महाराज ने तो अपने मंत्रों की शक्ति से उसे जला दिया था। ये एक पाखंडी साधु है मुखिया। मुझे लगता है कि ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि कोई और ही चक्कर है। भला कोई डायन या चुड़ैल सड़क पर कार का टायर पंक्चर करने के लिए कीले क्यों फेंकेगी? कोई तो गांव में है जिसके पैर लंबे हैं और वो सारे गांव में दहशत फैलाना चाहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गांव में कोई भी ऐसी बूढ़ी औरत नहीं है जिसके पैर इतने अधिक लंबे हों।
सोचो मुखिया सोचो, कोई तो होगा। तभी मुखिया के दिमाग में एक विचार आया। परसों जब मैं चंदा मांगने शिक्षा के घर पर गया था, तब शिक्षा के पति ने मुझे 50 रुपए चंदे के रूप में दिया था, लेकिन उसके पास 50 रुपए आए कहाँ से? वो तो एक एक पैसे के लिए परेशान रहता है। और दूसरी बात कि उसकी पत्नी शिक्षा भी सामने नहीं आई। लेकिन शिक्षा के पैर तो सामान्य हैं, लेकिन फिर भी हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। मुखिया और जमींदार गांव के लोगों को एकत्रित करके सीधे शिक्षा के घर पर पहुंच गए। इतने लोगों को देखकर शिक्षा का पति दीनू बुरी तरह से घबरा गया। मुखिया जी, जमींदार जी, आप यहाँ मेरे घर, वो भी इतने लोगों के साथ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे चेहरे की घबराहट बता रही है कि तुम्हारे मन में चोर है। तभी जमींदार और मुखिया की नजर शिक्षा पर पड़ी, जो कि अपने पैरों पर कंबल ढके हुए बैठी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम तो बीमार हो ना शिक्षा, और तुम मुस्कुरा रही हो, और तुमने अपने पैरों को ये कंबल से क्यों ढक रखा है? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी शिक्षा ने अपने पैरों से कंबल हटा दिया। शिक्षा के लंबे पैर देखकर मुखिया और जमींदार का मुंह और आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। शिक्षा, तुम हो जो गांव वालों को अपने लंबे पैरों को दिखाकर लूट रही थी और डरा रही थी। शिक्षा, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल सही थे, अचानक तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो गए? मैंने किसी गरीब को नहीं लूटा है, बल्कि उन मक्कार लोगों को लूटा जिन्होंने मेरे घर का चूल्हा बुझाया था। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पति दीनू और मैं तुम्हारी हवेली पर काम करते थे जमींदार साहब, मगर इस मुखिया के कहने पर तुमने मुझे और मेरे बूढ़े पति को धक्के देकर काम से बाहर निकाल दिया और रामपाल और उसकी पत्नी को अपने घर पर हमारी जगह अपनी हवेली में काम पर लगा लिया। तुम्हारे इस फैसले से हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। कितनी अजीब बात है जमींदार साहब, एक पाखंडी साधु को पैसे देने के लिए गांव का मुखिया पूरे गांव से चंदा उठाता है, और हम गरीब पति पत्नी इतने दिन से भूखे हैं। गांव के मुखिया और इस पूरे गांव को खबर तक नहीं। ये पूरे गांव के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं अपनी गलती मानता हूँ शिक्षा, लेकिन तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हो गए? दरअसल मेरे परिवार को ये आनुवंशिक बीमारी है। मेरे परिवार का जब भी कोई सदस्य 70 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उसके पैर सामान्य से अधिक लंबे होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने तुम सबको सबक सिखाने के लिए ये सब किया, ना कि लूटने के नियत से। मुझे माफ कर दो शिक्षा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल से तुम दोनों मेरी ही हवेली में काम करोगे और तुम्हारी पगार 2 गुनी। जमींदार और सब लोग शिक्षा के घर से चले गए।